नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 17 मई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग ने ये सीरीज़ चालू किया कि हम पूरे इकोनॉमिक टाइम्स पेज टू पेज कवर कर रहे हैं। और पेज टू पेज मेरा ये कहने का मतलब है कि हम टॉप 25 to 30 न्यूज़ कवर करेंगे, जिससे ऑलमोस्ट इकोनॉमिक टाइम्स कवर हो जाता है। कुछ न्यूज़ जो बचेंगे वो पॉलिटिकल न्यूज़ रहते हैं, जिसमें घुस के कोई इतना मतलब नहीं। रोज़ के डेवलपमेंट, जैसे कर्नाटका में अभी इलेक्शन हो रहा है तो उनके सीएम कौन बन रहे हैं, ये वो करके फिर कोई पार्टी का कोई डेवलपमेंट हो, तो वो सब न्यूज़ हम कवर नहीं करेंगे। हम बेसिकली इकोनॉमी रिलेटेड जो न्यूज़ है या एज अ नेशन रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स है उसे ज़्यादा कवर करेंगे। तो स्वागत करते जो चालू करते हैं अब हम अपना पेपर एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थोड़े तो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बट और अच्छे रेट पे बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेहनत बहुत लगता है। और मैं इकोनॉमिक टाइम्स का देखा हूँ कि कई चैनल्स हैं जो कर रहे, बट या तो कंसिस्टेंट नहीं होते, और या तो आप समझिए कि उनका पेपर एनालिसिस इतना ऊपर ऊपर से रहता है कि 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में कई सारे न्यूज़ वो लोग कवर कर दे रहे, वो भी अलग अलग न्यूज़पेपर से। तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ना मेरा मोटो नहीं है, हेडलाइन के अंदर जो कॉन्सेप्ट छुपा है उसे भी एक बार बताना मेरा मोटो है, सो दैट आप या तो अपने खुद के आम लाइफ में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें भी आपको काम आएगा, और या तो आप अपना खुद का कोई एग्ज़ाम का कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़, रोसनेफ्ट सेंड्स जेवी फीलर्स टू पीएसयू रिफाइनर्स फॉर इंडिया यूनिट। देखिए एक्चुअली क्या है कि रोसनेफ्ट ने एक रशियन बेस्ड कंपनी है, तो इन लोग अपना रिफाइनरी यूनिट डालने की कोशिश कर रहे थे वेस्ट में। अब क्योंकि वेस्ट में तो आपको पता है कि रशियन कंपनीज के खिलाफ थोड़े सैंक्शंस वगैरह लग चुके हैं, तो वो लोग अब उधर नहीं डाल के वो लोग इंडिया के पीएसयू के साथ जेवी करना चाह रहे हैं कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज़ का तो कब सिनेरियो इम्प्रूव होता है पता नहीं, तो हम जब तक इंडिया यूनिट में इंडिया के कंट्री में इंडिया के जो कंपनीज हैं उनके साथ डाल सकते हैं। तो आईओसी वगैरह जो है इनके टॉप कैंडिडेट्स है, देखते हैं इस पर आगे क्या डेवलपमेंट होता है, देखते हैं। फिर उसके बाद बैंक्स फ्लैग हाई ओवरनाइट रेट्स लिक्विडिटी टर्म्स। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ को हम लोग ने पहले भी कवर किया था कि जो ओवरनाइट लिक्विडिटी, आपको पता है कि आरबीआई ने अभी लेटेस्ट एमपीसी मीट में इन लोगों ने रेट हाइक नहीं किया, बट हो क्या रहा है कि जो ओवरनाइट जो फैसिलिटीज़ रहते हैं, जो कि ओवरनाइट बोरोइंग्स वगैरह रहता है, जैसे कि मीबोर वगैरह का रेट से, तो उसमें क्या है, ये रेट कम नहीं हो रहा है, ये रेट बढ़ा हुआ ही है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बैंक वगैरह कह रहे हैं कि भाई हम जो आरबीआई से जो रेपो रेट है या रिवर्स रेपो रेट है वो तो कम मिल रहा है हमें, और ये जो ओवरनाइट लिक्विडिटी जो हम बोरो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इन लोग या बोरो या रेंट करेंगे तो वो ज़्यादा है। चलिए रेंट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बट बोरो करते हैं जब हम ओवरनाइट तो हमें काफ़ी ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा। तो ये लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है इस चीज़ का थोड़ा रिलीफ दिया जाए। रिलीफ कैसे हो सकता है, देखिए या तो आप रेपो रेट इंक्रीज़ करो, और या तो फिर आप ओवरनाइट लिक्विडिटी रेट को थोड़ा कम करो। तो रेपो रेट को तो इंक्रीज़ करने बैंक नहीं बोल रहा है, बैंक ये बोल रहा है कि आप ओवरनाइट लिक्विडिटी रेट जो है उसे थोड़ा कम करो, सो दैट दोनों चीज़ ऑलमोस्ट एट पार में रहे। इसमें कुछ कुछ अलग टर्म्स है, जैसे कि वेटेड एवरेज कॉल रेट, ये सारे कॉल रेट्स का एक वेटेड एवरेज रहता है, और दिस इज़ क्लोज टू द रेपो रेट। बट आप देखिए इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें डिफरेंस लगभग 0.28%, मतलब 28 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। 28 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, जो कि इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए। फिर एक ट्राई पार्टी रेपो रेट, इसमें क्या होता है कि 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, एक बैंक रहता है, एक लेंडर रहता है, मतलब जो बोरोअर रहता है, एक लेंडर रहता है और एक थर्ड पार्टी रहता है। तो थर्ड पार्टी का इसमें ये रोल रहता है कि भाई वो जो है सारे डॉक्यूमेंट सारे सिक्योरिटीज़ को अपने कस्टडी में लेते हैं, ये सब चीज़ का रहता है। इंटर बैंक रेपो रेट तो आपको पता ही है कि भाई इंटर बैंक रेपो रेट जो रहता है वो अलग अलग बैंक अगर एक दूसरे को देते हैं रेट पे तो वो इंटर बैंक रेपो रेट रहता है, मतलब जब लैंडिंग करते हैं तब। आरबीआई रेपो रेट तो सबको पता है, और आरबीआई एमएसएफ रेट, मतलब जो आरबीआई का जो रेट रहता है जिसमें सारे बैंकों को लैंडिंग करना पड़ता है, दैट इज़ एमएसएफ रेट। फिर आगे बढ़ते हैं। मॉनसून हिट केरला आफ्टर स्लाइट डिले। देखिए मॉनसून आपको पता है कि एल नीनो इफेक्ट के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और मॉनसून देखिए इंडियन मॉनसून बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक वो रहता है, सीज़न रहता है, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि
एक तो काफ़ी इरेटिक रहता है और उसके कई सारे फैक्टर्स जो है वो भी इफ़ेक्ट करते हैं। अभी जो जैसे अभी इस साल जो डिले हो रहा है मानसून, वो 2-3 फैक्टर्स के कारण हो रहा है। एक तो साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन वो बन रहा है, विंड बन रहा है हमारे अरेबियन सी के पास। तो उससे क्या हो रहा है, जो देखिए हमारा जो विंड है, जो हमारा जो मानसून विंड है, वो आता है हमारा अरेबियन मतलब डीप साउथ से। तो अरेबियन बोल रहा हूँ मैं, इंडियन ओशन के डीप साउथ के पार्ट से, मतलब जो आपका अफ्रीका वगैरह का जो पार्ट रहता है ना, उधर उसके ईस्ट साइड से ओरिजिनेट होता है एंड देन वो इंडिया की तरफ आता है। तो अभी क्या हो रहा है कि अरेबियन सी के तरफ जो है एंटी साइक्लोनिक स्टैंड्स बन रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मानसून के विंड आने में थोड़े प्रॉब्लम जा रहे हैं। सेकेंड चीज़ आपका एल नीनो इफेक्ट, जो कि लो प्रेशर बन जाता है आपके ऑस्ट्रेलिया के उस साइड में, ऑस्ट्रेलिया के आप समझ लो वेस्टर्न साइड में। तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई जो मानसून विंड इंडिया की तरफ जानी चाहिए वो एल नीनो के कारण उधर चल जाते हैं। तो उसके कारण भी रेनफॉल थोड़ा डिले हो सकता है या कम हो सकता है। तो ये अगर आपको ये कंसेप्ट डिटेल में समझना है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको एक अच्छा लिंक रेफ़र कर दूंगा। देखिए मेरा ये मोटो रहता है कि आपको नए से नए कंसेप्ट बताएं, नए से नए चीज़ें बताऊं मैं। बट जो वीडियोस जो ऑलरेडी यूट्यूब में है काफ़ी सालों से और काफ़ी अच्छा है, जो कि मैंने खुद भी स्टडी किया उसको, तो मैं उसके लिए वीडियो बना के ना आपका टाइम वेस्ट करूँगा ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन सा लिंक रेफ़र करके ये अगर कंसेप्ट को समझना चाहे तो आप समझ सकते हैं। हालांकि जो मैंने आपको समझा दिया दैट इज़ मोर देन इनफ। फिर उसके बाद गवर्नमेंट लुक्स टू कवर ई बस कंपनीज अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क। देखिए हो क्या रहा है कि जो स्टेट जो म्यूनसिपल जो रहते हैं उन लोग का क्या हो रहा है कि वो लोग ई बसेस प्रोक्योर तो कर रहे हैं, बट वो लोग गारंटी नहीं दे पा रहे कि हम रीपेमेंट देंगे कि नहीं। इससे क्या हो रहा है, ई बस के जो कंपनीज रहते हैं वो थोड़े रिलेक्टेंट हो रहे हैं कि भाई हमें तो कोई गारंटी नहीं मिल रहा है तो हम सप्लाई कैसे करते हैं। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपना आया है कि भाई आप उनको सप्लाई करो, हम गारंटी लेते हैं ये जो है ई बसेस के पे रीपेमेंट के लिए। तो इससे आप ये भी चीज़ समझ लें कि भाई सेंटर जो है काफ़ी इन्वॉल्वमेंट ले रहा है अपना थोड़ा मतलब कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ये पेपर ये जो पेज है इसका लास्ट न्यूज़ है कि भाई अप्रैल कंपनीज प्लान पीरियोडिक शटडाउन्स। देखिए अप्रैल कंपनीज को थोड़ा सा एक सेटबैक मिला है, क्योंकि जो आपके जो वो है एक्सपोर्ट्स है वो थोड़े कम हो रहे हैं। तो अप्रैल कंपनीज जो है अब थोड़ी शटडाउन मोड में चली गई है कि भाई हम ले ऑफ नहीं करेंगे, हम बट शट डाउन करेंगे कुछ टाइम के लिए। तो शट डाउन करोगे तो आप ऑब्वियसली आप किसी को पे नहीं कर रहे हो, पर इनका ये कहना है कि भाई जुलाई में जब वापस से डिमांड थोड़ा रिवाइव होगा, फेस्टिव सीजन्स आएंगे, फिर दिसंबर का टाइम में थोड़े फेस्टिव सीजन आएंगे, तो उस समय के पास थोड़ा डिमांड बढ़ेगा, तो फिर आप वापस अपना प्लांट्स जो है चालू कर लेंगे। तो आप इसमें ये चीज़ समझ सकते हो कि भाई जो अप्रैल कंपनीज के जो शेयर्स है वो सब थोड़े से, जो एक्सपोर्ट कंपनीज जैसे साई एक्सपोर्ट्स है, तो वो सब थोड़े से हिट होंगे, उनके वैल्यूएशंस थोड़े हिट होंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ जाते हैं। अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैंने आपको बोला मैं कवर नहीं करूँगा उसको। एक ये न्यूज़ है कि कैन होस्ट मीटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एज G20 प्रेसिडेंट, इंडिया कहता है। एक्चुअली जो G20 के जो वो है वो मतलब मेंबर्स है, उनका थोड़ा कंसर्न था, UN का इनफैक्ट थोड़ा कंसर्न था कि भाई वो G20 के अगर हम मीटिंग करा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी कई सारे प्रॉब्लम्स है, माइनॉरिटी राइट्स इनका थोड़ा हर्ट हो रहा है इनके हिसाब से। तो कश्मीरीज जो मुस्लिम कश्मीरीज है बेसिकली, या हिंदू कश्मीरीज जो भी, उनका ये कहना है कि भाई माइनॉरिटी का राइट हर्ट हो रहा है उधर। तो इसके कारण ये कह रहे कि भाई हम कश्मीर में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारा कंट्री है, आप हमें मत सिखाओ कि हमें कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, एंड वी आर द प्रेसिडेंट दिस टाइम। सो ऐसा। फिर उसके बाद NCPCR मूव्स हाई कोर्ट सीकिंग एक्शन इन ऑनगोइंग मदरसा केस। देखिए मदरसा केस काफ़ी डीप है ये थोड़ा। एक्चुअली मदरसा का जो केस है उसका ओरिजिनेशन कुछ और था, बाद में ये कुछ और पे टर्न हो गया। इनका ओरिजिनेशन ये था कि एक जो मदरसा के जो टीचर थे उन्होंने केस किया था कि भाई हमें रेवेन्यूज़ कम मिल रहे हैं। अब उससे क्या हुआ कि भाई उससे ये केस डेवलप हो कि ये चीज़ हो गया कि जब कोर्ट ने पूछा, हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या मदरसा का जो फंडिंग है वो स्टेट द्वारा जो दिया जाता है वो चीज़ क्या ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फंडिंग नहीं मिल सकता। तो कोर्ट का ये कहना है कि भाई आप क्या फंडिंग दे सकते हो मदरसा को, ये चीज़ क्या वैलिड है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड चीज़ ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई मदरसा के जो टीचिंग रहते हैं ना वो एडिक्वेट नहीं रहते कोई भी एक इंसान को, मतलब आज के डेट में जो जितना नॉलेज चाहिए सस्टेन करने के लिए, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मदरसा के उतने प्लेटफॉर्म इतने सक्षम नहीं है।
तो उन लोग ये कह रहे हैं कि भाई मदरसा के जो टीचिंग अगर उतने सक्षम नहीं है तो भाई फिर हम क्या मदरसा को चलाना ठीक रहेगा। और फिर उनका है कि भाई काफ़ी चाइल्ड राइट्स भी हैम्पर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उनको खाना ही नहीं मिलता, उनको जो टीचर है उन्हें सैलरी नहीं मिल रहा। और लास्ट एक चीज़ ये कह रहे हैं कि भाई मदरसा को पिछले साल 2022 में 10,000 करोड़ का फंडिंग मिला था। तो इन्होंने ये चीज़ कहा है भाई 50% ऑफ दीज फंडिंग आर फ्रॉम मतलब अनडिस्क्लोज सोर्सेज। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा सोर्स से फंडिंग आ रहा है कि भाई ये चीज़ जो है इतना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन प्लेयर्स जो है इंडिया में थोड़ा केओस मचाने के लिए ऐसे मदरसा को फंडिंग कर रहे हैं सो दैट इनका थोड़ा सा मतलब एंटी इंडिया स्टांस रखे मदरसा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा उनका एलिगेशन है। और मतलब या इनका ऐसा उनका सस्पेक्ट है। और एक चीज़ और कि भाई यूएस ने भी मदरसा पे काफ़ी वो किया था जब यूएस अटैक हुआ था 9/11 में, तो यूएस ने भी थोड़ा सा इस चीज़ के पर स्ट्रिंजेंट हुए थे। तो अभी इंडिया को भी लग रहा है कि भाई ऐसा मदरसा क्या ज़रूरी है क्या, और मदरसा ज़रूरी है तो उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है लेंडिंग टैप स्टार्टिंग टू ड्राई अप फॉर क्राइसिस हिट जेस्ट मनी। देखिए जेस्ट मनी एक BNPL प्लेटफॉर्म है। मैं एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा BNPL प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बता दूँ और ये क्या है स्टोरी। जेस्ट मनी जो है BNPL प्लेटफॉर्म है, उस पर क्या है बाय नाउ पे लेटर है। आप अभी खरीद लो, आपके बदले कोई और पेमेंट कर देगा और आप थोड़ा सा जो है प्रीमियम में उस कंपनी को वापस से पेमेंट कर सकते हो। इससे कमाते कैसे है भाई? कमाते ऐसे है कि भाई जो कंपनी जैसे जो जेस्ट मनी है वो पेमेंट कर देगा वेंडर को कि भाई ये कस्टमर के हिसाब से पेमेंट हम कर दिए, वो उनको कमीशन चार्ज करता है। सपोज मान लो 3% काट के कमीशन पेमेंट किया, कस्टमर को भी फिर ये लोग जो है कस्टमर से पैसे ले लेते हैं, कुछ कभी इंटरेस्ट के साथ कभी इंटरेस्ट के बिना। तो वो जो पैसा कहाँ से कमाए, वो लोग जो पैसा वो कमाए जो लोग 3% काट के जो पेमेंट किए या कस्टमर से जो ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उससे ये लोग पैसा कमाते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि भाई ये जो कंपनी है इन पे थोड़ा सा अभी फ़ोनपे का एक्विजिशन हुआ था, तो और सारे टॉप एग्जीक्यूटिव छोड़ के जा रहे हैं। तो यही होता है प्रॉब्लम जब आपके कंपनी में कोई सक्सेशन प्लान नहीं होता ना, अच्छा टॉप एग्जीक्यूटिव जब एकदम से जाते हैं तो ये प्रॉब्लम तो होता ही है। बैरन कैपिटल कट स्विगी वैल्यूएशन 34% टू 7.1 बिलियन। ये मेरा बस कवर करने का ये चीज़ एक मोटो कि भाई एज अ सिटीजन आप जब स्विगी जोमेटो ये सब जब यूज़ करते हो तो आपको उस कंपनी का एटलीस्ट वैल्यूएशन पे पता होना चाहिए। एंड स्विगी का वैल्यूएशन 10 समथिंग बिलियन था, 10 बिलियन के आसपास था जब ये लोग ने जनवरी में फंड रेज कराया था। अब जाके जो है 30% कम हो गया है वैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है पेमेंट काउंसिल पिंग्स फाइनेंस मिनिस्टर टू ब्रिंग बैक रुपे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, जब अपने लोग पेमेंट करते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए वीज़ा से करें, मास्टर कार्ड से करें, कई बार आपने देखा होगा कि भाई जो दुकानदार होते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई आप कार्ड से मत पेमेंट करो, आप कैश में पेमेंट कर दो तो हम आपको 2.5% डिस्काउंट दे देंगे। वो 2.5% या 2% डिस्काउंट किस लिए देते हैं? वो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर वो मान लो पेमेंट उनसे एक्सेप्ट करते हैं आपके वीज़ा से या मास्टर कार्ड से, तो वीज़ा या मास्टर कार्ड आपको पेमेंट करने मतलब वो मर्चेंट को जो है वो चार्ज करेगा। तो अभी क्या रुपए में ये चीज़ कार्ड वेव ऑफ है, रुपए कार्ड में अगर आप पेमेंट करते हो तो कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता। बट यही चीज़ ये कह रही है कि भाई अगर रुपए में हम चार्ज नहीं करेंगे तो हम सस्टेन कैसे करेंगे? तो फिर वही पेमेंट काउंसिल कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर को कि प्लीज़ आप रुपए का जो कार्ड का जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है इसे चालू कराए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते आगे। ये कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज़ है। अच्छा, एक ये न्यूज़ की हेल्थ मिनिस्ट्री मूव्स टू कर्व अनजस्टिफाइड यूट्रस रिमूवल्स। देखिए ये बहुत ही एक कंसर्निंग न्यूज़ है, बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि यूट्रस रिमूवल हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा ज़बरदस्ती। जब अगर कोई मान लीजिए थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो वो लोग फट से यूट्रस रिमूव करते रहे यंग लेडीज़ का, जो कि यूट्रस रिमूवल 45 to 50 ईयर्स के अबव लेडीज़ का फिर भी ठीक है, बट यंग लेडीज़ का जो 30-39 एज के है उनका काफ़ी ज़्यादा रिमूवल हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हिस्टरेक्टोमीज। तो हिस्टरेक्टोमीज जो है वो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इस चीज़ को कर्व करने की कोशिश करे कि भाई यूट्रस रिमूवल जब तक कोई सीरियस नहीं हो तब तक आप उसको नहीं रिमूव कर सकते। तो एक्चुअली इससे एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई अगर आप ऐसे जो रूल्स वगैरह लगाओगे तो इससे क्या होगा कि भाई जो सचमुच है उन्हें भी फिर प्रॉब्लम रहेगा कि भाई कराने में रिमूवल। तो इस चीज़ को कैसे रेगुलेट करते हैं वो चीज़ सेंटर देखेंगे आप या हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगी।
फिर एक एक छोटा सा न्यूज़ है जो पहले इसके पहले वाले पेज में है। जोमेटो गोज लाइव विथ ओन यूपीआई ऑफरिंग, फ्लिपकार्ट टू फॉलो सूट। अब देखिए जोमेटो का खुद का यूपीआई आ गया। जोमेटो जो है अब जब पेमेंट एक्सेप्ट करेगा तो अपना खुद का यूपीआई का भी ऑप्शन देगा। ऐसा नहीं कि वो बाकी यूपीआई का पेमेंट का छोड़ देंगे। यूपीआई आपके डेट में आज को पता है कि आपको पता है कि भाई कई सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूपीआई में, लाख ऑफ करोड्स यूपीआई के ट्रांजैक्शन का वैल्यू हो रहा है। मतलब क्यों, और ये सारे कंपनीज चाह रहे हैं कि भाई यूपीआई को हम थोड़ा सा वो करें, अपने आप को कैपिटलाइज करें। अगर आपको एज अ जनरल नॉलेज जानना है तो देखिए फ़ोनपे का शेयर 47% है लगभग, गूगल पे का 35% है, पेटीएम का 14% है, अमेजोन पे का सिर्फ 0.6 है, अदर 3.6% है। तो ऐसा फिर ये जो न्यूज़ है ये कंटिन्यूशन है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई न्यू बिज़नेस मॉडल आया है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई उनके चेयरमैन कि भाई हम एज़ कम्पिटिटिव एज़ प्राइवेट बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है वो थोड़ा बिजनेस भी इम्प्रूव हुआ है, इनका प्रॉफिट भी राइज हुआ है। तो एक छोटा सा न्यूज़ है, कंपनी स्पेसिफिक है। तो क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एक बार इसे बस हेडलाइन कवर कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बढ़ते आगे तो ये सारे न्यूज़ कवर किए हुए आईओसी, बीएपीसीएल लाइकली कैंडिडेट्स फॉर टाई अप। ये मैंने आपको बताया था कि जो रशिया की जो कंपनी हमारे इंडिया में जो सेटअप करने की कोशिश कर रही है ऑयल रिफाइनरी, तो उनके जो वो रहेंगे, मतलब जो उनके पॉसिबल वेंचर के जो कैंडिडेट्स रहेंगे ऐसा। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है। वोडा आइडिया में लूज मोर यूजर्स एज राइवल्स एक्सपेंड देयर 5G नेटवर्क। देखिए आज के रेट में बहुत अच्छे यूज़र्स वो है जो लोग आज तक, मतलब जो कस्टमर लॉयल्टी जिसको बोलते हैं ना, वो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स ही निभा रहे हैं। मतलब उन्हें ऐसा है कि भाई हमें जितना भी प्रॉब्लम रहे बट हम वोडाफोन आइडिया ही यूज़ करेंगे। तो वैसा है कि भाई अब शायद वो भी ना करे, क्योंकि भाई वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर्स है वो शायद स्विच करें जियो और एयरटेल में, क्योंकि 5G नेटवर्क्स जियो और एयरटेल के काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा नेटवर्क है इनका। जियो ऑन ट्रैक टू अक्वायर, ये कंटिन्यूएशन है इसमें कि 500 मिलियंस बाय FY26। जियो में अगर आपको, बस मैं ये न्यूज़ इसलिए कवर कर रहा हूँ कि जियो में आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर्स कौन कौन हैं जो बड़े बड़े हैं। एक है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जैसे विस्ता, KKR, सिल्वर लेक। फिर आपको पता होगा कि मेटा जो मेटा जो इसमें अक्वायर किया है जियो में, अच्छा 9.9% स्टेक। देखिए 10% नहीं किया, 10% स्टेक करने से काफ़ी रेगुलेशंस आ जाते हैं। 10% स्टेक करने से आप गवर्नमेंट के काफ़ी रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने 9% किया। वैसे ही गूगल का भी इनके पास स्टेक है जियो का। नेक्स्ट न्यूज़ है कि इंडियन होटल्स जो है एक ताज मतलब खोलेगा इसमें आपके दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो वो देखते कोई डेवलपमेंट कोई ज़्यादा अच्छा होगा तो उस पर बाद में कवर करेंगे। अभी तो ये बस एक छोटा सा न्यूज़ है। फिर उसके बाद एक्सपोर्टर्स सी 11 to 13% ग्रोथ इन FY24। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्टर्स जो है अभी थोड़े से सैड है कि भाई, क्योंकि जो अदर इकोनॉमी जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अभी रिसेशन में चल रही है। तो एक्सपोर्टर्स का ये कंसर्न है कि भाई अभी तो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट अप्रैल के एक्सपोर्टर्स तो शटडाउन में भी जा रहे हैं, अगर आप राइट साइड वाला न्यूज़ देखोगे तो ये यही कह रहे हैं कि भाई एक्सपोर्टर्स जो है अभी वेट कर रहे हैं सही टाइम का एक्सपोर्ट अपना रिवाइव करने के लिए, और FY24 में उनका अच्छा आउटलुक है, 11 to 13% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद टैरिफ्स हाई ऑन गुड्स कम्पीट विथ नॉन ट्रांसपेरेंट जोग्राफीज। देखिए इंडिया का हमेशा एक कंसर्न है कि EU जो है वो बॉर्डर टैक्स इंपोज करता है, कार्बन बॉर्डर टैक्स इंपोज करता है। वो कंट्रीज़ के ऊपर जो अपना जो एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जैसे इंडिया हो गया, उनको ये कहना है कि भाई इंडिया का एमिशन इतना रहता है, कार्बन एमिशन इतना रहता है, तो हम कार्बन बॉर्डर टैक्स इंपोज करेंगे। तो वही चीज़ है कि भाई पीयूष गोयल जी का ये कहना है कि भाई EU से जो है बात चल रही है एंड ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्स इंपोज करें वगैरह वगैरह। ये चीज़ अनजस्टिफाइड है। फिर उसके बाद ड्राइव टू आइडेंटिफाई फेक GST रजिस्ट्रेशन इवेजन। देखिए GST का ऐसा है ना कि GST के कलेक्शंस इम्प्रूव हो रहे हैं। GST का कलेक्शन इंप्रूवमेंट के लिए ना दो स्कोप रहता है। एक तो ये रहता है कि आप एग्जिस्टिंग टैक्स को थोड़ा रिफॉर्म करिए, आप एग्जिस्टिंग टैक्स को थोड़ा कंप्लायंट फ्रेंडली बनाइए, तो उससे क्या होता है लोग थोड़े से कंप्लाई करना चालू कर देते हैं, और रेट्स वगैरह का आप थोड़ा बहुत वो करो। और दूसरा ये रहता है कि भाई जो कंप्लाई नहीं कर रहे उन्हें ज़बरदस्ती कंप्लाई करवाओ ताकि आपका रेवेन्यू बढ़े। तो ज़रूरी नहीं रहता है कि हमेशा जब GST का जब रेवेन्यू बढ़ता है तो हमें ऐसा लगता है इकोनॉमी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता है कि बहुत बार लोग कंप्लाई ज़्यादा करते हैं तो इसके कारण भी रेवेन्यू बढ़ जाता है, और वही गवर्नमेंट अभी कहीं ना कहीं चाह भी रही है कि लोग ज़्यादा कंप्लाई करें।
नेक्स्ट न्यूज़ है PLI इंसेंटिव्स कंसिडर फॉर लेदर एंड फुटवेयर कंपनीज। जब आएगा तब देखेंगे, बट अभी बस प्रपोजल है। ग्रीन बॉन्ड्स ब्लेंडेड फाइनेंसिंग टू ल्योर प्राइवेट डेवलपमेंट फंड्स इनटू एनर्जी। देखिए ये चीज़ है कि भाई जो नीति आयोग है वो ये चीज़ बोल रहा है कि भाई जो छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रहते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, उनके लिए न्यूक्लियर जो मटेरियल रहता है, उनके लिए जो रॉ मटेरियल रहता है जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, वो भी कम लगते हैं और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ज़्यादा रहता है ये सब। तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो हर न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है, ऐसा नहीं कि उनके एमिशन ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा रहता है कि भाई अगर उनका मान लीजिए कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो वो काफ़ी कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। तो ये चीज़ कि नीति आयोग कह रहा है कि भाई हम छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादा फंड फोकस करें, सो दैट हमें रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, हमें कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा और हम इसको थोड़ा लार्ज स्केल में कर भी पाएंगे, एज इन बहुत सारा सेटअप करके उसको फिर लार्ज स्केल में दे भी पाएंगे। तो अब तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करिए, सो दैट अभी जब भी मैं इस टाइप के वीडियोस, और ये क्योंकि सीरीज़ है तो हम रोज़ लेके आएंगे, तो जब भी ये सीरीज़ का मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेस्ला एग्जीक्यूटिव्स टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टुडे। टेस्ला जो है वो चाह रही है कि भाई हमारी जो इंपोर्ट की जो ड्यूटी वगैरह है, जो कॉस्टिंग उनको जो पड़ता है इंपोर्ट करने से, वो थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि टेस्ला भी जो है इंडियन मार्केट पर थोड़ा सा अपना बेस ला पाए। तो इस चीज़ के मैटर को लेके टेस्ला जो है आज गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव से मिलेगा। क्लाइमेट फंडर सिकोआ फाउंडेशन ऑन होम मिनिस्ट्री वॉच लिस्ट। देखिए सिकोआ फाउंडेशन काफ़ी एक अच्छा फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो अभी थोड़े से रडार में इसलिए क्योंकि भाई गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी को, गवर्नमेंट ने काफ़ी FCRA के थ्रू काफ़ी सारे कंपनीज को अपने रडार में लिया है। तो वो ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि भाई जो फंडिंग जो मिल रहा है कहीं इंडिया में एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ फंड करने के लिए तो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जब कोई एक NGO को काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आता है या काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से फंड फ्लो होता है, तो थोड़ा सा वो लोग गवर्नमेंट उनको अपने रडार में रखता है, सो दैट थोड़ा चेक कर पाए। नेक्स्ट न्यूज़ अगर आप देखोगे तो इन ग्लोबल फर्स्ट EU ओकेज रूल ऑन क्रिप्टो एसेट्स। देखिए क्रिप्टो एसेट्स आज के डेट में बहुत कॉमन हो गया है, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग अपना पैसा बनाए भी है, लोग ने अपना पैसा डुबाया भी है। क्रिप्टो एसेट जो है अब कह रहे हैं कि भाई अब EU कहता है कि हम इनसे रेगुलेट करेंगे। जैसे कि रेगुलेशन में अगर आप बोलोगे तो भाई एक तो लाइसेंस होना चाहिए जो भी क्रिप्टो एसेट्स चला रहे हैं उनके पास, फिर उसके बाद सेंडर और बेनिफिशियरीज़ का जो है वो डिटेल होना चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा ट्रांजैक्शन रहे। फिर टैक्सेशन कैसे होगा अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसके लिए रेगुलेशन है। और क्रिप्टो कंपनीज चाहते हैं कि भाई ठीक है आप रेगुलेट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा करो कि आप जो क्रिप्टो का रेगुलेशन अगर लेके आ रहे हो तो वो सारे कंट्रीज में एक जैसा रहे। ऐसा नहीं कि इंडिया अपना रेगुलेशन लेके आ रहा है, EU अपना रेगुलेशन, US अपना रेगुलेशन, तो फिर हम किससे किससे अप्लाई करेंगे, तो ऐसा उनका कहना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम चाहते हैं तो ये सारे स्पोर्ट्स के न्यूज़ है, ये तो एडवर्टीजमेंट है, और ये फ्रंट पेज, और आई थिंक बस कवर हो गया सारे न्यूज़, और आई थिंक कोई न्यूज़ बचा नहीं है आज के लिए। एक ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट पेज है ये आज के पेपर का। इसमें बस कुछ नहीं, इसमें 2-3 न्यूज़ हम इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। एक तो दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस स्लिप एज US डेट सीलिंग टॉक्स कीप ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऑन एज। देखिए ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है कि US का जो 31.8 ट्रिलियन का जो लिमिट है डेट का, वो ऑलमोस्ट अब ब्रीच होने वाला है, क्योंकि US 31 ट्रिलियन ऑलरेडी उधार पे है। तो अब ये अगर लिमिट एक्सटेंड नहीं हुआ तो हो सकता है US जैसा कंपनी अपनी डेट पे डिफ़ॉल्ट करेगा। होना बहुत ही अनलाइकली है, बट वो क्या है, केओस मचा रहा है पूरे मार्केट में। तो ये एक न्यूज़ है। सेकेंड न्यूज़ है कि भाई SGX निफ्टी टू बी रीनेम्ड एज गिफ्ट निफ्टी फ्रॉम जुलाई 3। बहुत छोटा सा न्यूज़ है। सिंगापुर एक्सचेंज निफ्टी जो है वो क्या रहता है, डेरिवेटिव रहता है निफ्टी का सिंगापुर के मार्केट में। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई अब इसे आप रीनेम कर गिफ्ट निफ्टी कर दो, सो दैट वो जो गिफ्ट सिटी में जो ये लोग अब अपना ऑफिस वगैरह डाल रहे हैं तो वो थोड़ा फेमस हो इस चीज़ के लिए। तो अगर आप देखोगे सिंगापुर निफ्टी, तो वो हो सकता है अब आपको गिफ्ट निफ्टी देखे, ऐसा प्रपोजल भेजा गया है सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज को।
फिर उसके बाद सेबी में एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ क्यूआईबी फॉर डेट सिक्योरिटीज़। देखिए क्यूआईबी का डेफिनेशन ये है कि 500 करोड़ से ऊपर का कोई अगर वर्थ नेटवर्थ रखता है तो वो क्यूआईबी हो गया। और क्यूआईबी क्या होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, मतलब ये कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहते हैं, इनका नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। और सेबी ये चीज़ बोल रहा है कि भाई अब जो है हम वाइडन कर सकते हैं इसका बेस को, और सो दैट डेट सिक्योरिटीज़ में भी काफ़ी क्यूआईबीज इन्वेस्ट करें। वाइडन कैसे करेंगे भाई? कुछ ऐसे एनपीएस है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये सब को थोड़ा इंक्लूड करेंगे, पेंशन फंड्स वगैरह, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को इंक्लूड करेंगे ये सब चीज़ में। तो इससे क्या होगा कि भाई ये भी इन्वेस्ट कर पाएंगे एज अ क्यूआईबी, क्योंकि देखिए हर इन्वेस्टर का ना अलग अलग कोटा रहता है एक पर्टिकुलर डेट को लेके या पर्टिकुलर एक सिक्योरिटी को लेके। अगर आप क्यूआईबी का जो डेफिनेशन अगर आप ब्रॉड कर दोगे तो वो जो अगर मान लो अगर रिटेल इन्वेस्टर का, सपोज मान लो, ऐसा तो होता नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर क्यूआईबी में इन्वेस्ट करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मैं बोल रहा हूँ सपोज एक कोटा से अगर थ्रू आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उनका कोटा फुल हो गया, तो वो क्यूआईबी के थ्रू फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई क्यूआईबी में क्योंकि वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्यूआईबी के कोटे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है कि वॉल स्ट्रीट हैज़ अ मैसेज फॉर बाइडेन एंड कंपनी, डेट टॉक्स डूइंग डैमेज। अगेन वही कंटिन्यूशन है ऊपर वाली न्यूज़ का, तो मैं इसे वापस से तो कवर नहीं करूँगा। बीएससी फेजेस ऑर्डर्स क्लाइम इन रिन्यू डेरिवेटिव्स पुश। देखिए ये जो न्यूज़ है, ये लास्ट न्यूज़ है वैसे आज का, ये कहते हैं कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कि अलग अलग जो कि बेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं कि भाई आज अगर आप निफ्टी का डेरिवेटिव खरीद रहे हो तो आपको ये चीज़ बेट करना है, अगर आप निफ्टी का कॉल खरीद रहे हो तो आप ये चीज़ बेट करो कि निफ्टी इसके ऊपर जाएगा। कोई होगा जो निफ्टी का कॉल सेल भी करेगा, उनके हिसाब से निफ्टी इतना ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उनका ये कहना है कि निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। तो निफ्टी जब अगर ऊपर नहीं जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे? कॉल सेल करेंगे, जिसको लगेगा निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेगा। तो ऐसे क्या होता है, कई सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट मार्केट्स में अवेलेबल रहते हैं। तो अब क्या है, बीएससी भी जो है अपना डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा रिवाइव कर रहा है। आपको पता होगा कि भाई अगर आप थोड़े बहुत भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि भाई बीएससी जो निफ्टी का जो डेरिवेटिव है वो थर्सडे एक्सपायर होता है। बीएससी इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्राइडे लेके आ रहा है, सो दैट जो इन्वेस्टर्स जिनको थर्सडे मैच्योरिटी नहीं चाहिए या फॉर अ चेंज वो फ्राइडे मैच्योरिटी अगर उनको चाहिए तो वो इधर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर थर्सडे मैच्योरिटी दोनों जगह होगा तो कोई भी एक जो इन्वेस्टर है वो शिफ्ट नहीं करेगा इतना जल्दी। तो वैसा है कि भाई बीएससी जो है इधर फ्राइडे को लेके आ रहा है। बट इनका कंसर्न ये चीज़ है कि भाई अगर हम मान लो अगर फ्राइडे को लेके आते हैं या कोई भी अगर हम अपना लेके आते हैं डेरिवेटिव्स, तो हमारा लिक्विडिटी कैसे मिलेगा? लिक्विडिटी नहीं मिलेगा तो फिर इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं। और अगर आप अदरवाइज भी देखो तो इन्वेस्टर्स आएंगे तभी तो लिक्विडिटी आएगा ना। सो ऐसे कहते हैं चिकन एंड एग सिचुएशन कि भाई पहले चिकन आएगा कि पहले एग आएगा। तो ये चीज़ है कि पहले रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगा, कि पहले लिक्विडिटी बढ़ाओ तो रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ऐसा ये इनको प्रॉब्लम जा रहा है। पर देखते आगे ये क्या चीज़ इस चीज़ का सोल्यूशन लेके आते हैं। एक चीज़ है कि अगर इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अगर सक्सीड कर गए तो बीएससी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है इस सब चीज़ में। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है आपको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।